आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम जो संसार के महान बौद्ध दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में इस समय हमारे साथ हैं नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, शून्यवाद के जनक नागार्जुन। माध्यमिक दर्शन जिनके नाम से खड़ा होता है वे आचार्य नागार्जुन। तो आइए आचार्य नागार्जुन की इस समझ को आपके पास पहुंचाते हैं। हम आपको ये याद दिला देते हैं कि ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, दरअसल ये एक शोध अध्ययन है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का। बड़ा अनमोल काम किया है प्रोफेसर साहब ने। वास्तव में ये जो दार्शनिक जो है, बौद्ध दार्शनिक, इनका पूरा परिचय एक जगह कहीं नहीं था, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने ये एक महान कार्य किया है और सारे दार्शनिकों का एक परिचय एक पुस्तक में लेकर आए। और उस पुस्तक का शीर्षक उन्होंने रखा विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनकी इसी पुस्तक के आधार पर ये माध्यमिकों का जो दर्शन है, जिसे माध्यमिक दर्शन कहा जाता है बौद्ध साहित्य का, ये दर्शन आप तक पहुंचाते हैं। हमने पिछली कड़ी में आपसे बात की थी और आपसे ये कहा था कि निस्वभावतः, इसका वास्तविक अर्थ जो आचार्य नागार्जुन समझाते हैं उसे हम इस कड़ी में समझेंगे। आइए, नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत में ये दिखाना चाहते हैं कि संपूर्ण अनुभव मूलक जगत अज्ञेय संबंधों का ज्ञान मात्र है। बड़ी खास स्पष्टोक्ति है। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि उनका जो शून्यवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में क्या है, तो ये संपूर्ण अनुभव मूलक जो जगत है जो हमारे सामने है, ये केवल अज्ञेय संबंधों का ज्ञान मात्र है। ऐसे संबंध जो अज्ञेय है, उनका केवल ज्ञान मात्र है। प्रकृति और आत्मा, देश और काल और कार्य कारण पदार्थ, गति और विश्रांति, ये सब एक समान दृष्टि शक्ति में आने वाला निराधार है जो अपने पीछे उड़ते हुए बादलों की तरह कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ जाता। हम जैसे कि बादलों को देखते हैं कि बादल कहीं कोई अपने चिन्ह नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये गति और विश्रांति जिसको हम कहें, ये सब एक समान दृष्टि की शक्ति में आने वाला बिल्कुल निराधार है जो अपने कोई पद चिन्ह अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। यथार्थता कम से कम स्थिर एवं संगत तो होना ही चाहिए। यथार्थ से तात्पर्य एक ऐसी सत्ता से है। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि यथार्थ क्या है, तो यथार्थ से तात्पर्य एक ऐसी सत्ता से है जिसका विशिष्ट स्वभाव हो, जिसकी उत्पत्ति किन्हीं कारणों से ना हो, स्वतंत्र तथा कारण विहीन ही यथार्थ है, जिसे लोग ऐसा मानते हैं। तो आचार्य नागार्जुन जब अपनी बात को समझाते हैं यथार्थ को, तो वे इस तरह से अपनी माध्यमिक कारिका में अपनी बात को कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि संसार की जो निस्वभावतः है, ये शून्यवाद तर्क पद्धति से वे करते हैं। नागार्जुन जो करते हैं वो संसार की जो निस्वभावतः है उसे शून्यवाद तर्क पद्धति से करता है। आचार्य नागार्जुन का शून्यवाद, आनुभविक जगत या संसार विविध प्रकार के संबंधों से संपृक्त है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि अनुभविक जगत या संसार विविध प्रकार के संबंधों से संपृक्त है। ऐसे ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ, उसके गुण, कर्ता और कर्म, अस्तित्व और अभाव, उत्पत्ति, स्थिति, विराग, एकात्म और मुक्ति तथा काल और देश के संबंध में आते। आचार्य नागार्जुन को समझाते हुए जब ये बात प्रोफेसर साहब लिखते हैं तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनकी शिक्षा का जो सार हम सबके सामने लेकर आते हैं, तो इसमें में कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ और उसके गुण, अस्तित्व, अभाव,
उत्पत्ति, स्थिति, विराग, एकात्म, मुक्ति तथा काल और देश के संबंध आदि, नागार्जुन इन संबंधों में से एक एक की परीक्षा करते हैं। आचार्य नागार्जुन इन सब की एक एक करके परीक्षा करते हैं और उनके परस्पर विरोधों को खोल कर रख देते हैं। हमने पिछली कड़ियों में भी देखा कि नागार्जुन शून्यवाद जब विश्लेषित करते हैं उनके शून्यवाद को, तो वे इस बात को बहुत जोर देते हैं कि चीजों का जो परस्पर विरोधी संबंध है, उस परस्पर विरोधी संबंध को वे खोल कर रख देते हैं। नागार्जुन अपने ग्रंथ माध्यमिक कारिका में इन सभी पदार्थों की परीक्षा करते हैं और उनके परस्पर विरुद्धों को स्पष्ट करते हैं। संक्षिप्त में यदि हम देखें तो उसका जो निरूपण है वो कैसे होगा, तो आचार्य नागार्जुन प्रत्यक्ष परीक्षा करते हैं किसी भी चीज की। जो चीज सामने है उसकी प्रत्यक्ष परीक्षा। तो प्रत्यय की परीक्षा कैसे करते हैं वे? प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यय की परीक्षा। नागार्जुन वस्तुओं की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कभी न तो स्वतः है, न दूसरे से, न दोनों से और न बिना कारण उत्पन्न हो। मतलब बहुत स्पष्ट रूप से वो इस बात को कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न तो स्वतः है, दूसरों से या फिर दोनों से, मतलब स्वतः और दूसरा, या तो फिर बिना कारण से उत्पन्न हो। प्रत्यय चार ही होते हैं और नागार्जुन कहते हैं कि चार प्रत्यय कौन से हैं? तो एक है हेतु, दूसरा आलंबन, तीसरा अनंतर और चौथा अधिपति। इनके अतिरिक्त और कोई प्रत्यय नहीं होते। नागार्जुन इस बात पर बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाते हैं और फिर वे कहते हैं कि प्रत्यय आदि में वस्तुओं का स्वभाव नहीं रहता। प्रत्यय जो होते हैं उनमें वस्तुओं का स्वभाव नहीं रहता है और स्वभाव न होने पर उनका भाव नहीं रहता है। इसलिए वस्तु में न तो प्रत्यय है और प्रत्यय नहीं तो उनका भाव नहीं है, और इसलिए न तो सत्य न तो असत वस्तु का प्रत्यय युक्ति युक्त है, क्योंकि असत से वस्तु कैसे उत्पन्न होगी? जो अस्तित्व में ही नहीं है उससे कोई वस्तु उत्पन्न कैसे होगी? और सत का उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं। जब असत सद सत सद धर्म ही उत्पन्न नहीं होते, तब ये कहना भी ठीक नहीं कि हेतु से वस्तु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वे हेतु का खंडन करते हैं। हमने माध्यमिक कारिका में आचार्य नागार्जुन का जो विश्लेषण का तरीका देखा है, तो उसमें वे परस्पर विरोधी जो तत्व है उनको बिल्कुल उघाड़ कर रखते हैं और फिर वे कहते हैं, हेतु का खंडन वे कर रहे हैं। फिर देखिए आलंबन का खंडन वे कैसे करते हैं। तो आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि धर्म को बिना आलंबन के ही बतलाया गया है, कि फिर धर्म के आलंबन रहित होने पर पुनः आलंबन की कल्पना निरर्थक है। धर्म के आलंबन रहित होने पर पुनः आलंबन की कल्पना निरर्थक है, और जब धर्म उत्पन्न ही नहीं होते तब धर्मों का निरोध करना युक्त युक्त यानी कि तर्क संगत नहीं ठहरता। आलंब न प्रत्यय का खंडन करते हैं, वे आलंबन प्रत्यय का खंडन करके वे अनंतर प्रत्यय के खंडन के संबंध में तर्क देते हैं कि उपर्युक्त दृष्टि से अनंतर प्रत्यय भी ठीक नहीं है, स्वभाव रहित वस्तु की सत्ता नहीं है, इसलिए यह भी निरर्थक है कि इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है। इसी तरह अधिपति के संबंध में भी तर्क है कि फल अलग अलग अथवा सम्मिलित प्रयासों में नहीं होता, इसलिए फल प्रत्ययों से कैसे उत्पन्न होगा। और फिर नागार्जुन आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं कि जो प्रत्ययों में है ही नहीं, इस प्रकार का नागार्जुन प्रत्यय परीक्षा में वस्तु के उत्पन्न होने के स्वभाव में हेतु, आलंबन, अनंतर एवं अधिपति चारों दृष्टिकोण से विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तु निस्वभाव होने के कारण उत्पत्ति का विषय ही नहीं है। वस्तु
स्वयं ही निस्वभाव होती है और इसलिए उसके उत्पत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे वे गति और स्थिति को समझाते हैं, यानी गति और विश्रांति। आचार्य नागार्जुन माध्यमिक कारिका में विस्तार से गति की व्याख्या करते हैं और कोई भी वस्तु एक ही समय में दो स्थानों में नहीं हो सकती। हमें ऐसे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं जिस पर पहले आवागमन न हो चुका हो और न ही एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर अभी चलना है। ऐसे मार्ग का अस्तित्व जिस पर अभी तक कोई न चला हो और न ही अभी चलना शेष हो। अभी तक कोई चला भी नहीं और उस पर चलना बाकी है, ऐसा कोई मार्ग नहीं। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई मार्ग हमारी समझ से परे है। गति के मार्ग को दो ही भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक मार्ग जिस पर पहले चला जा चुका है और दूसरा जिस पर चलना अभी बाकी है। यदि हम गति के मार्ग को निश्चित करना चाहें तो हमारे सामने केवल दो विकल्प बचते हैं कि एक वो रास्ता जिस पर पहले चला जा चुका है या फिर वो दूसरा रास्ता जिस पर अभी चलना बाकी है। अब इस बात को हम आचार्य नागार्जुन की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये हमारा वक्त अब पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे और गति और विश्रांति की इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।